बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका टाइटल है जीन सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंस। बच्चे, सबसे पहले हम इसके नाम पे गौर करेंगे कि आया जीन सीक्वेंस है क्या। तो इंडिपेंडेंटली तौर पर दोनों को अलग-अलग हम देखते हैं। जीन के बारे में आपने पढ़ा है कि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी करैक्टर को डिटरमिन करने के लिए। मिसाल के तौर पर आँखों का कलर है, स्किन का कलर है, बालों का कलर है, उसको बच्चे कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर डिफरेंट एग्जाम या डिफरेंट टाइप्स की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। बच्चे, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है? जीन्स के अंदर मौजूद होती है। तो जीन्स का मतलब क्या है कि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसके अंदर एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन के बनाने और मुख्तलिफ करैक्टर को डिटरमिन करने के लिए ज़रूरी है। तो ये जीन्स के बारे में हमें पता चल गया। इसके अलावा सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, कि जीन्स की जो तरतीब होती है, ये जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसकी तरतीब क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। बच्चे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आया जीन सीक्वेंस है, इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक जीन है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये एक टुकड़ा है, इसके अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड हैं, वो अटैच हैं, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो जैसे हमें पता चला कि इसके अंदर एडिनिन भी मौजूद है, उसके बाद थाइमिन है, उसके बाद गुआनिन है, साइटोसिन है, तो ये बच्चे हमें उसकी तरतीब का भी पता चल गया। जब हमें इसकी तरतीब का पता चल गया है कि ये किस तरह बना है, तो हम इस तरह का एक और टुकड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह का हम एक और टुकड़ा बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है कि हम जीन सीक्वेंस फाइंड करके मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट होती है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी जीन्स का जो टुकड़ा होता है, या अगर मैं कहूँ कि डीएनए का टुकड़ा है, उसमें मौजूद जो तरतीब होती है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह डीएनए की लेंथ है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एक डीएनए का टुकड़ा इतना बड़ा है, एक डीएनए का टुकड़ा इतना है, तो लाजमी सी बात है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होंगी। तो हमें पता चल जाएगा जब हम जीन सीक्वेंस को फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मौजूद है, और फिर इसके टुकड़े में भी हम उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अब बच्चे हम इसको डिफाइन करेंगे कि जीन सीक्वेंस है क्या। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऑर्डर क्या? तरतीब किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। किसके अंदर? जीन के अंदर। उसको बच्चे हम नाम देते हैं जीन सीक्वेंस का, कि जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो अरेंजमेंट है उसको हम नाम देते हैं जीन सीक्वेंस का। बच्चे, जीन सीक्वेंस को फाइंड करने के बेसिकली दो तरीके हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। एक है मैक्सम गिलबर्ट और दूसरा है सेंगर्स मेथड। मैक्सम गिलबर्ट के बारे में आपकी बुक के अंदर इतनी कोई ख़ास डिटेल गिवन नहीं है, एक दो लाइंस लिखी हुई हैं। और सेंगर मेथड को भी कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि आपको समझाना मकसद था, तो इसलिए हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। बच्चे, मैक्सम गिलबर्ट एक ऐसा मेथड था जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते थे। मैक्सम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी नाम से ये मेथड है, उसको माखूज किया गया है कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड। बच्चे, इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक डीएनए का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यूज़ किए जाएंगे। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए जाएंगे, इस डीएनए की क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। इस डीएनए की क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। बच्चे, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर यूज़ किए जाएंगे, ये डीएनए को ब्रेक कर देंगे, ये डीएनए को तोड़ देंगे, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहले रोल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास क्या है कि फ्रैगमेंट बन जाएंगे। इन फ्रैगमेंट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से इनका जो सीक्वेंस होगा वो फाइंड कर लेंगे। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पीसीआर के अंदर पढ़ा था। अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पीसीआर की समझ हो। अगर आपने पीसीआर को नहीं समझा तो फिर आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत मुश्किल आएगी।
ठीक है। और अगर आपको पीसीआर की समझ है तो फिर आपके लिए ये 5 मिनट का काम है, आप उसको आसानी के साथ समझ लेंगे। ठीक है। तो बच्चे होगा क्या कि मैक्सम गिलबर्ट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, हमारे पास फ्रेगमेंट आ जाते हैं और उन फ्रेगमेंट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब या अपरेटस के अंदर डालते हैं और इनका जो सीक्वेंस होता है वो आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। बच्चे इसको हम कहते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड है सेंगर मेथड या सेंजर मेथड पढ़ते हैं। इसका बच्चे एक और नाम है डाई डीऑक्सी मेथड। डाई डाई का मतलब होता है दो, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के ऐसा मेथड जिसमें दो ऑक्सीजन है उसको रिमूव किया हो, दो ऑक्सीजन है वो क्या हो, रिमूव हो। इसको बच्चे हम नाम देते हैं सेंगर मेथड का। तो इसको समझने के लिए एक प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है और किस तरह हम इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जीन का जो सीक्वेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। बच्चे आपको पता है कि एक जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं उसकी कंपोजिशन 3 चीज़ों से होती है। एक नाइट्रोजन बेस, डीएनए की फॉर्मेशन है तो उसमें क्या होगा कि एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं वो यूज़ होती हैं। एक 5 कार्बन शुगर होगी जिसको राइबोज शुगर कहते हैं और फिर क्या होता है फॉस्फेट। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। बच्चे अब ये देखें कि इसके एक यानी कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है और कार्बन नंबर 5 के साथ है फॉस्फेट अटैच होता है। ये इसका नॉर्मली स्ट्रक्चर है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 कार्बन की शुगर होगी। बच्चे इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब बात करते हैं डाई डीऑक्सी, डाई डीऑक्सी, तो बच्चे इसमें होता क्या है कि ये देखें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है यहां से भी ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा। एक्चुअली आपने जो एस्टर लिंकेज की बात की थी वो बच्चे हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ लिंकेज डिवेल्प नहीं हो सकता और मजीद यहाँ आके न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकती। जब न्यूक्लियोटाइड ही अटैच नहीं होंगी तो डीएनए की जो लेंथ होगी या न्यूक्लियोटाइड मजीद उसके आके साथ अटैच नहीं होंगी। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस ऑक्सीजन को रिमूव करने का मतलब क्या है कि यहाँ मजीद न्यूक्लियोटाइड आके अटैच ना हो। ठीक है। तो बच्चे इस ऐसी न्यूक्लियोटाइड जिसमें से दोनों ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं उसको हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अब हम इस टोटल प्रोसेस को समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। बच्चे होगा क्या कि हम कोई भी, जैसे कि आपने पीसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसके अंदर हम जीन की कॉपी तैयार करते हैं। उसके अंदर हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी थी, उनको थोड़ा मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे टाक पॉलीमरेज था, टैक बफर थे, प्राइमर था, ये डीएनए प्राइमर था, डीएनटीपीएस, इसको हमने वहाँ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था। ठीक है। और यहाँ जो इस टोटल प्रोसीजर का एक सद्देबाब है वो 1% DDNTP, इसका मतलब क्या है, 1% डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, ये आपने यूज करना है। बच्चे होगा क्या कि आपके पास 4 ट्यूब्स होनी चाहिए, आपके पास 4 ट्यूब्स होनी चाहिए। हर एक के अंदर आपने टैग पॉलीमरेज को भी डाल देना है, टैग बफर को भी, प्राइमर को भी, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड को भी, और इसके अंदर एडेनिन भी, गुआनिन भी, साइटोसिन भी, ठीक है, और थाइमीन भी, ये सारा आपने कुछ डाल देना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब हमने कहा था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या मशीन के अंदर जब हम इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो जो रिएक्शन होगा वो खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे होगा क्या कि जैसे ही आपने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर देनी, ये जो हमारे पास ट्यूब ए है इसके अंदर आपने 1% DDATP ऐड करना है। ठीक है, DDATP यानी कि डाई डीऑक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, जैसे हम कहते हैं ना एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो आपने क्या करना है कि 1% DDATP डाल देना है। सी ट्यूब के अंदर बाकी मटेरियल वैसे का वैसे ही डालना है जो कि इसके अंदर डाला था,
लेकिन इसके साथ 1% DDCTP डालना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास 1% DDGTP आ जाएगा और एंड सोन हमारे पास 1% DDTTP आ जाएगा। कि बाकी इन चारों के अंदर मटेरियल सेम है, लेकिन इसके अंदर 1% DDATP है, इसके अंदर 1% DDCTP है, इसके अंदर 1% DDGTP है और इसके अंदर 1% DDTTP है। बच्चे होगा क्या कि जैसे ही पीसीआर मशीन है वो काम करेगी, जैसे ही पीसीआर मशीन है वो काम करेगी, तो हमारे पास क्या हुआ था कि डीएनए की जो सेगमेंट है ये जीन कॉपी बनना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे पास ये इस तरह से डीएनए के फ्रैगमेंट है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बच्चे मैंने फ्रैगमेंट बनाए हैं, इनकी जो लेंथ है वो बच्चे क्या है कि डिफरेंट है, कोई टुकड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। इसकी वजह क्या है बच्चे? होगा क्या कि ये डीएनए के जो सेगमेंट है, ये टुकड़े हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी मुकाम पे आके, किसी भी मुकाम पे आके। ये जो 1% DDATP हमने डाला है ये आके एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर डीएनए का ये टुकड़ा इतना बना था और यहाँ आके DDATP एक्ट कर गया, यहाँ आके जुड़ गया। अब बच्चे जैसे ही यहाँ के जुड़ेगा, इसके साथ मजीद न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगी, तो इसकी लेंथ है वो इतनी ही रहेगी। समझ आ गई? इसी तरह जब इसकी लेंथ इतनी हुई थी तो इसके साथ DDATP आके जुड़ गया, तो इसकी लेंथ इतनी रहेगी। अब यहाँ देखो कि मिसाल के तौर पर यहाँ एक ही न्यूक्लियोटाइड अटैच हुई थी, तो यहाँ DDATP आके अटैच हुआ, तो इसकी लेंथ है वो यहीं रुक जाएगी। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने इनका सीक्वेंस फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोपिपेट की मदद से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने वहाँ ऑपरेटर्स यूज़ किया था उसके अंदर बच्चे क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि एक इसके अंदर आपने वेल है वो पहले से बना लेने हैं। ठीक है, इनको सेपरेट करना है आपने। तो एक मटेरियल है वो बच्चे आपने ए के अंदर ऐड कर देना है, अलहदा वेल के अंदर। इसको बच्चे आपने इधर, इसको आप बच्चे आपने इधर और इसको आपने इधर ऐड कर देना है। ठीक है, तो वही टेक्निक्स आपने कहा था, जो मोटे होते हैं, जो यानी कि थिक होते हैं, वो इस साइड पे आके अटैच हो जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो इस साइड पे आके अटैच होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहा था डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज उसमें मौजूद फॉस्फेट की वजह से होगा। तो बच्चे इस तरह क्या है कि डीएनए के सेगमेंट है वो आपस में आके इस तरह से जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद हमने इसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर उतारा था, ये जो हमारे पास सेगमेंट बने हैं। अच्छा, होगा क्या कि जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड की, इसके साथ आपने बैटरी अटैच करनी थी। ठीक है, बैटरी के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और एक टर्मिनल पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही हम इसके साथ बैटरी को अटैच करेंगे तो ये जो सेगमेंट होते हैं ये आपस में एक सीक्वेंस वाइज अरेंज हो जाएंगे कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो इस एंड पे जाएंगे और जो बड़े होंगे वो क्या है कि इस एंड पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस तरह ये जो डीएनए होगा वो क्या है कि इस जानिब आके अटैच होगा। जो भारी होगा, मोटा होगा, वो इस साइड पे, और जो हल्के होंगे वो इस साइड पे आके अटैच हो जाएंगे। बच्चे पीसीआर के अंदर हमने एक मेम्ब्रेन यूज़ की थी, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज प्लेट उसे हमने कहा था। ठीक है बच्चे, अगर तो ये रेडियो एक्टिव, दो मेथड होते हैं इसको देखने के लिए। एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है, दूसरा एक टेक्निक्स होती है फ्लोरिसेंट डाइस टेक्निक, फ्लोरिसेंट डाई कलर वाली टेक्निक्स होती है। तो बच्चे यहाँ मैंने 4 डिफरेंट कलर है वो ऐड कर दिए हैं। इसको मैंने ब्लू कहा, इसको रेड कहा, इसको मैंने ब्लैक कहा और इसको मैंने पर्पल से इंडिकेट कर दिया कि इन चारों ऑपरेटर्स को, इन सेगमेंट को हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे, फ्लोरिसेंट डाई टेक्निक्स है वो यूज़ करेंगे। तो बच्चे आसानी के साथ समझाने के लिए ये सारे के जो सेगमेंट है वो हमने इस तरह एक मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज कर लिए। ये देखें, पर्पल का एक सेगमेंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह ब्लैक का है। अब आपने गौर से समझना है कि इन सेगमेंट के ज़रिए हम किस तरह जीन का सीक्वेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। हमने जीन क्या थी, एक ही डाली थी। बच्चे सबसे बॉटम में क्या है हमारे पास, ये देखें, सबसे बॉटम में हमारे पास क्या है, ब्लू कलर है। और ब्लू कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को इंडिकेट कर रहा है। उसके ऊपर हमारे पास क्या है, रेड है। रेड किसको इंडिकेट करता है, सी को। सी से ऊपर क्या है हमारे पास, जी है। जी से ऊपर हमारे पास क्या है,
टी है। टी से हमारे पास उधर, क्योंकि जब भी आपने इस सीक्वेंस को पढ़ना है तो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब जाना है, नीचे से ऊपर की जानिब, क्योंकि नीचे जो सेगमेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले ए, फिर रेड है, रेड को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से, और ब्लैक, ब्लैक जी है हमारे पास, फिर हमारे पास पर्पल है, वो हमारे पास टी है। ठीक है, फिर बच्चे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और फिर ये ब्लैक है, ब्लैक क्या है, जी है, फिर हमारे पास ये ब्लू आ जाता है, ब्लू क्या है, ए है, फिर हमारे पास ये पर्पल आ जाता है, टी है, फिर इसके ऊपर क्या है, ए है, फिर हमारे पास सी है, फिर हमारे पास जी है, और फिर हमारे पास क्या है, टी है। तो बच्चे अब ये देखें कि हमें पता चल गया इसके अंदर ए सी जी टी, सी जी ए टी, ए सी जी टी, ये सीक्वेंस है। तो अब हमें पता चल गया कि इस जीन्स के अंदर ये सीक्वेंस था, वो मौजूद था। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना है, ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना है, क्या आप बता सकते हैं कि हमने कौन सा सीक्वेंस अब ऐड किया था? इस सीक्वेंस को पढ़ने के बाद क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमने यहाँ जो जीन्स ऐड की थी उसका सीक्वेंस क्या था? तो बच्चे बहुत सिंपल सा जवाब है, उसका बहुत सिंपल सा जवाब है। वो जवाब ये है कि हमने जो सीक्वेंस ऐड किया था वो मैं अब आपको लिखने लगा हूँ। एडिनिन किसके साथ बॉन्ड बनाती है? थाइमीन के साथ। सी किसके साथ बॉन्ड बनाती है? गुआनिन के साथ। गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। थाइमीन किसके साथ? एडिनिन के साथ। जी सी टी ए टी जी सी ए। तो आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड था, जो जीन्स हमने ऐड की थी, ये हमारे पास क्या है, नई बनने वाली स्कीम है या सीक्वेंस है। तो बच्चे जीन सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट डीएनए है उन फ्रेगमेंट की हम लेंथ को मेजर कर सकें। इसके अलावा उसमें मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी अरेंजमेंट को फाइंड कर सकें कि आया अरेंजमेंट उनकी क्या है। फिर उसका आगे डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बनाने के लिए या उसके ऑर्डर को समझने के लिए। तो बच्चे ये आज का ये छोटा सा लेक्चर था जीन सीक्वेंस के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।